हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो 18 नंबर चैप्टर चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अध्याय 18 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जिन अंगों के द्वारा की जाती है उन्हें क्या बोला जाता है, उत्सर्जी अंग बोला जाता है। और यह प्रक्रिया हमारे शरीर में मनुष्य के शरीर में वृक्क या किडनी के द्वारा की जाती है। इसलिए वृक्क को मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। और मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। ठीक है, तो हमने वृक्क की संरचना बना के देखा था और हमने देखा था वृक्क का जो कार्य करने वाली इकाई होती है जिसे नेफ्रॉन या वृक्क की क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। और पिछली क्लास में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि वृक्क में जो नेफ्रॉन होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। बोमेन, संपुट, समीपस्थ नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ नलिका, संग्राहक नलिका, वो सब भाग होते हैं। तो इसको हम डायग्राम बना के देखते हैं। नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना। ये जो रक्त वाहिनी आ रही है, जो रक्त लेकर आ रही है, इसको बोलेंगे अभिवाही रक्त वाहिनी। अभिवाही रक्त वाहिनी। और ये रक्त वाहिनी रक्त को लेकर जा रही है, इसको बोलेंगे अपवाही रक्त वाहिनी। अपवाही रक्त वाहिनी। यहां से जो रक्त जा रहा है, ये जो बोमेन संपुट वाला भाग है, इसकी जो ऊपरी आधारीय कोशिकाएं होती है वो छलनी की तरह काम करती है और उनको बोला जाता है पोडोसाइट कोशिका। इन्हें क्या बोला जाता है? पोडोसाइट कोशिका, पोडोसाइट्स। किसको बोलेंगे? बोमेन संपुट की उपकला कोशिका को। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं क्या कहलाती है? पोडोसाइट। ठीक है, जैसे ये क्या करेगी, अब देखिए रक्त को छानने का काम, ये तीनों भाग छलनी की तरह जो भाग है वो छानने का काम करते हैं। ये तीनों भाग क्या करते हैं? छलनी की तरह काम करते हैं और रक्त को छानते हैं। तीनों भाग कौन कौन से? रक्त वाहिनी की आंतरिक उपकला, रक्त वाहिनी की आंतरिक उपकला, पोडोसाइट कोशिका, पोडोसाइट, और इनके बीच में पाया जाने वाला आधारीय तत्व है। तीनों भाग मिलकर यहाँ एक छलनी की तरह काम करे और जो यहाँ से रक्त जा रहा है, इस रक्त को क्या करेंगे? ये यहाँ पर छानने का काम करते हैं।
ये जो छना हुआ भाग है इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस निस्यंद। ग्लोमेरुलस निस्यंद। इस भाग में रक्त का एक तो कणिकाएं नहीं छनी है और एक रक्त प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं छनी है, बाकी पूरा रक्त छन गया है। यानी इसमें आरबीसी नहीं है, डब्ल्यूबीसी नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, और जो प्लाज्मा में प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुलिन, वो नहीं है। बाकी रक्त का भाग है, तो बाकी भाग क्या आएगा? रक्त का प्लाज्मा, उसमें घुले हुए लवण, उसमें घुले हुई जल की मात्रा, उसमें घुला हुआ यूरिया, वो सब यहाँ पर छन जाता है और इस छने हुए भाग को क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस निस्यंद। ये जो द्रव है भाग छनकर इधर जा रहा है, ये वाली नलिका कहलाती है समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका। और ये भाग क्या कहलाएगा? ये भाग कहलाएगा बोमेन संपुट। सबसे जो पहला भाग होता है नेफ्रॉन का, बोमेन संपुट, फिर दूसरी आएगी समीपस्थ नलिका, ये तीसरा भाग है हेनले का लूप, चौथा भाग है दूरस्थ नलिका, और पांचवा भाग है संग्राहक नलिका। पांचवा भाग है संग्राहक नलिका। तो ये एक नेफ्रॉन की संरचना होती है जिसमें मैंने पांचों जो आपको भाग बताए थे। पहला भाग जो बिल्कुल प्याले के समान होता है उसे क्या बोला जाता है? बोमेन संपुट बोला जाता है। और इस प्याले के भाग में जो सबसे ऊपरी कोशिकाएं होती है उन्हें क्या बोला जाता है? पोडोसाइट कहा जाता है। ठीक है। फिर दूसरा नलिकाकार भाग है जो बोमेन संपुट के बिल्कुल पास में है, इसलिए इसको नाम दे दिया समीपस्थ नलिका। और ये बोमेन संपुट से दूर है, इसलिए इसको नाम दे दिया दूरस्थ नलिका। समीपस्थ और दूरस्थ के बीच में जो यू आकार की नलिका बनती है उसको क्या बोलेंगे? हेनले का लूप। और दूरस्थ नलिका के बाद जो ये नलिका बनती है इसको बोलेंगे संग्राहक नलिका। नेफ्रॉन में काम कैसे होता है? रक्त वाहिनी आती है, मैंने आपको बताया था किडनी के अंदर अशुद्ध रक्त को लाती है सीरा और शुद्ध रक्त को धमनी लेकर जाती है। ठीक है। तो ये अशुद्ध रक्त को लाती हुई रक्त नलिका आई है, यहां पर इस रक्त को छान दिया जाता है। तीन नलिकाएं, तीन भाग मिलकर एक छलनी की तरह काम करते हैं। तीन भाग कौन कौन से? एक तो रक्त वाहिनी की आंतरिक उपकला, इसकी आंतरिक उपकला, एक बोमेन संपुट की पोडोसाइट कोशिका, और तीसरा है इनके बीच में पाया जाने वाला आधारीय तत्व। ये तीनों संरचनाएं मिलकर एक छलनी की तरह काम करती है और उसमें से किसको छानती है? रक्त के भागों को छानती है। तो इसमें क्या क्या छन जाता है? इसके अंदर छन जाता है प्लाज्मा, रक्त का प्लाज्मा छन जाता है, लेकिन उस प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं छनती है और तीनों रक्त कणिकाएं भी नहीं छनती है। तो यहाँ पर कौन सा भाग छन गया? रक्त का कणिकाओं रहित और प्लाज्मा प्रोटीन रहित बाकी जो प्लाज्मा का भाग बचा है वो छन गया। यानी प्लाज्मा वाले भाग में क्या क्या आता है? जल आता है, कुछ लवण आते हैं और यूरिया है वो आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये भाग छन गया। अब ये भाग छन कर इधर जाएगा, ये छना हुआ भाग इधर जाएगा। तो हमने क्या किया? यहां जैसे ही रक्त को छाना तो हमने तो उस रक्त का सारा प्लाज्मा निकाल लिया। तो फिर ये रक्त वापस जाएगा, वो क्या काम करेगा? हमें सिर्फ क्या निकालना था? यूरिया निकालना था, कुछ आयन लवण निकालने थे, लेकिन यहाँ पर तो सभी भाग निकल गया। तो फिर इन नलिकाओं के द्वारा यही काम किया जाएगा। ये नलिकाएं क्या करेगी? जो यहाँ पर जल छन गया है एक्स्ट्रा, जो यहाँ पर कुछ आयन छन गया, उनको ये नलिकाएं वापस खींचेगी और वापस खींचकर ये जो रक्तवाहिनी है ना, ये बाहर नहीं जाएगी। अभी रक्तवाहिनी है वो इनके इर्द गिर्द वापस घूमेगी। ये रक्तवाहिनी इनके इर्द गिर्द क्यों घूमेगी? वापस अपने पानी को लेने के लिए, अपने जो एक्स्ट्रा आयन यहाँ पर छन गया उनको लेने के लिए। ठीक है। तो ये रक्तवाहिनी यहाँ से निकलकर वापस इनके आसपास घूमती है। ठीक है। आसपास घूमती है तो ये नेफ्रॉन वाले भाग, इस जो रक्त इधर जा रहा है उसमें से क्या खींच लेंगे? पानी खींच लेंगे। लगभग 70% पानी का खिंचाव यहाँ पर करेगी ये और रक्तवाहिनी में डाल देगी, और कुछ आयन यहाँ पर खींच लिए जाएंगे। और इस प्रकार लास्ट में क्या बनेगा? सिर्फ यूरिया बचेगा और कुछ पानी की मात्रा को वो अंदर छोड़ देगी। पूरे पानी को वापस नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण है, मूत्र का निर्माण करेगी ये। तो मूत्र में केवल यूरिया नहीं होता है, पानी की मात्रा भी होती है।
तो ये नलिका क्या करेगी, थोड़े से पानी को छोड़ देगी तो पानी और यूरिया यहाँ से मूत्र के रूप में शरीर से बाहर मूत्रवाहिनी के द्वारा निकल जाएगा और ये रक्तवाहिनी फिर शरीर के भागों में चली जाएगी। तो इसको पहले संरचना को नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं क्रियाविधि को। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनके हेनले लूप इतनी लंबाई में नहीं होते, छोटे होते हैं, तो वो केवल कोर्टेक्स वाले भाग में रहते हैं, उनको बोला जाता है वल्कुटीय नेफ्रॉन। और वो नेफ्रॉन जिनके हेनले लूप बहुत बड़े होते हैं, वो मध्यांश तक धसे रहते हैं, उनको बोला जाता है मध्यांशीय नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। ऐसे नेफ्रॉन जिनके हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं, जो केवल वृक्क के वलकुट वाले भाग में ही रहते हैं, वलकुटीय नेफ्रॉन कहलाते हैं। वलकुटीय नेफ्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे नेफ्रॉन जिनके हेनले लूप लंबे होते हैं, जो वृक्क के मध्यांश वाले भाग तक धंसे रहते हैं,
मध्यांशी नेफ्रॉन कहलाते हैं। देखिए, जो किडनी की संरचना है, इसके अंदर जो हेनले लूप वाला भाग है ना, वो यहां मध्यांश की तरफ रहता है। अगर हेनले लूप बड़े होंगे तो वो मध्यांश तक धंसे रहेंगे। ये वाला भाग क्या कहलाता है? मध्यांश। और ये वाला भाग कहलाता है वल्कुट। तो ऐसे नेफ्रॉनों को क्या बोला जाता है? मध्यांशी नेफ्रॉन कहा जाता है। जबकि जो वल्कुटीय नेफ्रॉन है वो किस प्रकार के होंगे? वल्कुटीय नेफ्रॉन के अंदर हेनले लूप है, वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो बिल्कुल कोर्टेक्स के अंदर ही रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है वल्कुटीय नेफ्रॉन। ठीक है, तो दोनों पॉइंट और परिभाषा नोट कर लीजिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया वो 3 चरणों में संपन्न होती है। एक होता है निस्यंदन, यानी रक्त को छानना। दूसरा है पुनरावशोषण, यानी अतिरिक्त जो जल छन गया है उसको वापस खींचना। और तीसरा है, अगर ज्यादा आपने वापस जल खींच लिया है तो कुछ जल का वापस स्राव करना और कुछ आयनों का भी वापस स्राव करना। तो 3 चरणों के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो देखिए, इस क्रियाविधि को समझा रही हूं मैं। क्या होगा? यहां से रक्तवाहिनी आएगी और यहां से जाएगी, तो यहां पर रक्त का कुछ भाग छन जाता है। ये है अभिवाही रक्तवाहिनी जो रक्त लाती है, और ये है अपवाही रक्तवाहिनी जो रक्त ले जाती है। ये जो भाग है वो इसे क्या बोला जाता है? निस्यंद। ये पहली प्रक्रिया हो गई, यानी रक्त यहां पर, यानी बोमेन संपुट में रक्त का छना हुआ भाग क्या कहलाता है? निस्यंद कहलाता है। और इस भाग में क्या क्या होते हैं? इसमें
प्लाज्मा की प्रोटीन के अलावा पूरा प्लाज्मा होता है। यानी ये जो रक्त का भाग छनता है, इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? इसमें एक तो प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं होती है, बाकी प्लाज्मा का पूरा भाग होता है। तो बाकी प्लाज्मा का भाग क्या बचता है? प्रोटीन के अलावा 90% जल होता है, कुछ आयन होते हैं और यूरिया पाया जाता है। ठीक है, तो ये पहला भाग हो गया निस्यंद, यानी मूत्र निर्माण करना है हमें। मूत्र निर्माण और रक्त का शुद्धिकरण साथ साथ हो रहा है। अगर आप रक्त में से यूरिया को निकालकर उसमें पानी की मात्रा डाल दोगे तो वो मूत्र बन जाएगा और इधर रक्त का शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें से यूरिया निकाल लिया। अब क्या होगा? जैसे ही रक्त वाहिनी यहां से गुजरी तो यहां पर छलनी थी, तो रक्त जैसे इस छलनी में से निकला, आपने छलनी रख दी, उसमें आप पानी निकाल रहे हो, तो पानी का भाग आएगा कि नहीं आएगा? पानी में अगर कंकड़ पत्थर है तो वो ऊपर रह जाएंगे, बाकी पानी का भाग छन जाएगा। सेम वही बात है, रक्त के अंदर जो कणिका है कंकड़ पत्थर की तरह है, प्रोटीन है वो कंकड़ पत्थर की तरह, तो वो ऊपर ही रह जाती है, और बाकी प्लाज्मा वाला भाग जो पानी की तरह वो छन जाता है। इस छने हुए भाग को क्या बोला जाता है? निस्यंद। अब ये निस्यंद इधर जा रहा है, ये है समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका ये क्या करेगी? इसमें से पानी को निकाल लेगी, 70% जल का पुनरावशोषण कर लेती है। उसके अलावा ये बाइकार्बोनेट आयन को निकाल लेगी, बाइकार्बोनेट। यानी निस्यंद के अंदर प्लाज्मा का पानी छन गया, तो हमें तो सिर्फ यूरिया ही ले जाना है यहां तक, मूत्र तक। तो पानी जो एक्स्ट्रा छन गया उसको वापस खींचा जाता है, और वापस खींच कर ये क्या डालेगी? ये जो अपवाही रक्तवाहिनी है ना, इसके पास पास घूमती है वापस पानी को लेने के लिए, ये इस प्रकार घूमती है। आया समझ में? तो ये समीपस्थ नलिका यहां से पानी निकालेगी और इस रक्तवाहिनी के अंदर डाल देगी। बाइकार्बोनेट को भी यहां से निकालेगी, इस रक्तवाहिनी में डाल देगी, और कुछ लवण जो काम के नहीं है वो यहां से इसमें वापस डाल देगी। हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन, इनको वापस इसमें डाल दिया जाता है। तो जो जल को और बाइकार्बोनेट को खींचा जाता है उसको बोलेंगे पुनरावशोषण, और जो हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन को वापस मूत्र वाले भाग के साथ डाला जाता है, इसको बोला जाता है स्राव। ठीक है, अब ये निस्यंदन का लगभग भाग सांद्र हो गया, क्योंकि आपने उसमें से 70% पानी को निकाल लिया है, बाइकार्बोनेट के निकाल लिया है। अब ये मूत्र वाला भाग जैसे नीचे जाएगा तो इसमें से और थोड़ा सा पानी खींचा जाएगा और ये सांद्र होता हुआ इधर से गुजरेगा। ये जो नलिका है ये क्या है? दूरस्थ नलिका है। ये चयनात्मक स्राव और पुनरावशोषण करती है। चयनात्मक स्राव का मतलब क्या है? ये यहाँ पर चेक करती है कि ये जो मूत्र वाला बनने के लिए जो भाग जा रहा है, इसके अंदर कहीं पानी ज्यादा तो और तो नहीं चला गया। तो ये अगर पानी की शरीर में कमी है, यहाँ पानी ज्यादा जा रहा है, तो ये पानी को यहाँ से भी खींच लेगी थोड़ा और अगर इसने देखा कि शरीर में पानी फुल है, यहाँ पानी कम जा रहा है, तो ये क्या करेगी? यहां पर पानी को डाल देगी। यानी इसका कोई काम फिक्स नहीं है, ये चयन करके सेलेक्ट करके काम करती है। मूत्र में पानी की बहुत कमी है, शरीर में पानी ज्यादा है, तो ये मूत्र में डालेगी रक्त में से निकाल कर। और अगर रक्त में कम है और मूत्र के साथ पानी ज्यादा जा रहा है, तो ये मूत्र में से निकाल कर रक्तवाहिनी में डाल देगी। यानी दूरस्थ नलिका के द्वारा चयनात्मक स्राव का काम किया जाता है। फिर फाइनली यहां से यूरिया निकल जाता है, और यूरिया के साथ क्या होता है? पानी। यानी किसका निर्माण हो जाता है? जो मूत्र का, और ये मूत्र नलिका के द्वारा शरीर से बाहर चला जाता है। आया प्रोसेस समझ में? तो अब मैं इनको पॉइंट्स के रूप में लिखवाती हूँ आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके पॉइंट नोट करते हैं हम। मूत्र निर्माण, 3 चरण कौन कौन से हैं? निस्यंदन, दूसरा है पुनरावशोषण और तीसरा है श्रावण। तो पहला हम देखते हैं निस्यंदन। रक्त को छानने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। तथा रक्त का छना हुआ भाग जो बोमेन संपुट में एकत्रित रहता है, ग्लोमेरुलस निस्यंद कहलाता है। बोमेन संपुट की बोमेन संपुट में 3 परतें मिलकर छलनी की तरह कार्य करती है। तथा इस रक्त को छानने का काम करती है। तो हम देखते हैं 3 परतें कौन कौन सी होती है। बोमेन संपुट की उपकला कोशिका, जिसे क्या बोला जाता है? पोडोसाइट। दूसरी है रक्तवाहिनी की आंतरिक उपकला तथा तीसरी है इनके मध्य का आधारीय तत्व। ठीक है, तो ये तीनों परतें मिलकर छलनी की तरह काम करती है और इसके द्वारा रक्त को छानने का काम किया जाता है। जो रक्त का छना हुआ भाग होता है उसे क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस निस्यंद कहा जाता है। तो रक्त को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निस्यंदन कहलाती है। तथा रक्त का छना हुआ भाग क्या कहलाता है? जो बोमेन संपुट में एकत्रित रहता है उसे क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस निस्यंद कहते हैं। और बोमेन संपुट में 3 परतें मिलकर किसकी तरह काम करती है? छलनी की तरह काम करती है। कितनी परतें? 3 परतें मिलती है और छलनी की तरह काम करती है तथा इस रक्त को छानने का काम करती है। ये 3 परतें कौन कौन सी है? बोमेन संपुट की उपकला कोशिका, जिसे पोडोसाइट कहा जाता है, रक्तवाहिनी की आंतरिक उपकला और उनके मध्य का आधारीय तत्व। नोट कर लीजिए।
तो अब हम देखते हैं कि जो निस्यंद क्या होता है, छना हुआ भाग होता है, तो इसके अंदर प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर शेष प्लाज्मा का पूरा भाग रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोमेरुलस निस्यंदन में प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष पूरा भाग होता है। ठीक है, जिस प्रकार ये देखिए बोमेन संपुट की संरचना, तो इसके अंदर 3 भाग है। ये कोशिकाएं क्या कहलाती है? पोडोसाइट कोशिका। ये है रक्तवाहिनी की आंतरिक उपकला। और एक तीसरा भाग कौन सा होता है? इनके बीच में पाया जाने वाला आधारीय तत्व। तो इन तीनों भागों से मिलकर क्या बनता है? ग्लोमेरुलस निस्यंदन क्षमता है, जिसमें क्या क्या है? रक्तवाहिनी की आंतरिक उपकला, ये क्या कहलाएगी? रक्तवाहिनी की आंतरिक उपकला, ये है पोडोसाइट कोशिका, और है बीच में पाया जाने वाला इनके आधारीय तत्व है। मैंने आपको बताया था कि इन तीनों भागों से मिलकर ही क्या बनता है? एक छलनी के जैसी संरचना बनती है, जो रक्त को छानने का काम करती है। ठीक है, और इस छने हुए भाग के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा का शेष भाग, यानी प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर शेष सभी भाग है वो ग्लोमेरुलस निस्यंदन में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये हमने संरचना देखी। इसके बाद दूसरा भाग आता है हमारे पुनरावशोषण। पुनरावशोषण, पुनरावशोषण का मतलब है कि प्लाज्मा का जो पानी छन गया है ग्लोमेरुलस निस्यंदन में, उसको वापस खींचना, कुछ बाइकार्बोनेट्स आयन को वापस खींचना, ये क्या कहलाता है? पुनरावशोषण।
तो देखिए निस्यंदन में से जल तथा बाइकार्बोनेट्स आयनों को, बाइकार्बोनेट्स को लिखते हैं HCO3 माइनस, जल यानी H2O। निस्यंदन में से जल तथा बाइकार्बोनेट्स आयनों का निस्यंदन में से जल तथा बाइकार्बोनेट्स आयनों को निकालकर रक्तवाहिनी में डालना पुनरावशोषण कहलाता है। सत्तर प्रतिशत जल तथा कुछ बाइकार्बोनेट आयनों का पुनरावशोषण समीपस्थ नलिका द्वारा किया जाता है। दूरस्थ नलिका द्वारा जल का पुनरावशोषण चयनात्मक प्रकृति द्वारा होता है। चयनात्मक प्रकृति का मतलब है कि अगर निस्यंदन में जल ज्यादा है और मूत्र रक्त के अंदर शरीर में कम है तो रक्तवाहिनी जो दूरस्थ नलिका है वो निस्यंदन में से जल को खींचेगी। और अगर वो देखती है कि मूत्र में पानी कम जा रहा है, शरीर में रक्त में बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, रक्तवाहिनी में से जल को निकालकर मूत्र के अंदर डाल देगी। यानी इसके द्वारा चयनात्मक पुनरावशोषण किया जाता है। किसके द्वारा? दूरस्थ नलिका के द्वारा। आपको पूछा जा सकता है कि जल का चयनात्मक अवशोषण नेफ्रॉन की किस भाग के द्वारा होता है, तो दूरस्थ नलिका के द्वारा होता है। और ज्यादा 70% जल का यानी लगभग जितना जल का अवशोषण करना चाहिए उसके 70% का यानी अधिकतम मात्रा में अवशोषण है वो किस भाग में हो जाता है, समीपस्थ नलिका में हो जाता है। देखिए इस प्रकार इसके पास में से ये कौन सी नली जा रही है, रक्तवाहिनी जा रही है। ठीक है, तो ये समीपस्थ नलिका क्या करेगी, यहां से जल को निकालेगी और किस में डाल देगी, रक्तवाहिनी के अंदर। यहां से बाइकार्बोनेट को निकालेगी और किस में डाल देगी, रक्त के अंदर डाल देगी। और कुछ आयनों को ये निकालेगी किस में से, रक्तवाहिनी में से, और किसके अंदर डाल देगी, निस्यंदन में डाल देगी। ठीक है, फिर ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है समीपस्थ नलिका या PCT, समीपस्थ नलिका। इसके अंदर ये द्रव भाग है वो छना हुआ है। ठीक है, फिर हेनले लूप के द्वारा ज्यादा पुनरावशोषण नहीं किया जाता है। और ये जो दूरस्थ नलिका है, दूरस्थ नलिका ये क्या करेगी, जल का सक्रिय अवशोषण करती है। ये इसमें जल को डाल भी सकती है और निकाल भी सकती है।
ये क्या होता है? सक्रिय अवशोषण या चयनात्मक पुनरावशोषण। चयनात्मक प्रक्रिया होती है इसमें। किसमें? दूरस्थ नलिका के अंदर। नोट कर लीजिए। पुनरावशोषण के बाद हम देखते हैं स्रावण। पहला हमने देखा था गुच्छीय निस्यंदन, दूसरा पुनरावशोषण, तीसरा है स्राव। समीपस्थ नलिका तथा दूरस्थ नलिका द्वारा मूत्र की या निस्यंदन की परासरणता यानी सांद्रता बनाए रखने के लिए कुछ आयनों जैसे हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, कुछ आयनों का निस्यंदन में, कुछ आयनों को निस्यंदन में डाला जाता है। यह प्रक्रिया स्राव कहलाती है। यह प्रक्रिया स्रावण कहलाती है। ठीक है, तो किन किन पदार्थों का स्राव होता है? हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया। और अवशोषण किसका होता है? जल का और बाइकार्बोनेट आयनों का। ठीक है, अब देखिए जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो मात्रा छनती है उसकी मात्रा 180 लीटर प्रतिदिन होती है या 125 मिलीलीटर प्रति सेकंड होती है। अब एक दिन के अंदर जो ये भाग है, नेक्स्ट बताती हूं मैं आपको। ये बोमेन संपुट है। यहां से प्रतिदिन 180 लीटर द्रव है वो छनता है। मात्रा कितनी होती है इसकी? 180 लीटर प्रतिदिन। लेकिन प्रतिदिन व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? 1.5 लीटर प्रतिदिन। यानी प्रतिदिन यहां से छना तो 180 लीटर और मूत्र के रूप में हम प्रतिदिन 1.5 लीटर उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 99% पदार्थ का वापस क्या हो जाता है? पुनरावशोषण हो जाता है। पुनरावशोषण हो जाता है, यानी जो यहां से द्रव पदार्थ जा रहा है उसका क्या हो जाएगा? पुनरावशोषण हो जाएगा। ये पदार्थ पुनरावशोषित हो गया है और यहां पर बिल्कुल आगे जाएगा, थोड़ा सा ही जाएगा और यहां से और पुनरावशोषण हो जाता है। तो लास्ट में जाके मात्रा कितनी बचेगी?
1.5 लीटर ही बचेगी। ये निस्यंदन को सांद्रण करने की विधि है, यानी अगर 180 लीटर आपने पूरे दिन में शरीर से बाहर निकाल दिया तो आप इतना लिक्विड शरीर में लेते ही नहीं हो। 5 का लीटर पूरा ही रक्त और सारा ही अगर आपने पूरा पानी शरीर से बाहर निकाल दिया तो इसका शरीर पर साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि इतना आप लिक्विड नहीं ले पाते हो। तो मतलब 1 दिन में इतनी मात्रा यहाँ पर छनती है जो वापस शरीर के अंदर क्या होती है, सर्कुलेट होती रहती है। यानी किडनी क्या काम करती है, रक्त को शुद्ध करने का काम करती रहती है। पूरे दिन रक्त इसके अंदर आता रहता है, वापस जाता रहता है, रक्त वाहिनियों के द्वारा आता है, वापस ले जाया जाता है और किडनी उस रक्त को शुद्ध करती जाती है। अगर उसमें यूरिया है तो निकालो और थोड़ा सा पानी डाल के मूत्र के द्वारा निकाल दो बाहर। ज्यादा शरीर में पानी है तो थोड़े से यूरिया को तो निकालनी है, थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाल के निकाल दो। हम देखते हैं ज्यादा पानी पीते हैं तो मूत्र भी क्या आता है, ज्यादा लगता है, और यदि आप पानी कम पीते हो तो आपको मूत्र कम लगता है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप शरीर में पानी आपके कमी है तो ये दूरस्थ नलिका मूत्र में जाने नहीं देगी पानी को, इसलिए मूत्र का स्राव कम होता है, मूत्र का उत्सर्जन कम होता है। और अगर होता है तो बिल्कुल सांद्र मूत्र होता है, मतलब पानी के बिना बहुत थोड़ा सा मूत्र लगता है जिसमें यूरिया ज्यादा होता है। तो इसलिए पूरे दिन आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे क्या होगा कि पूरे दिन ब्लड का सर्कुलेशन होने से कचरा है वो निकलता जाता है। यानी किडनी भी यूरिया को ज्यादा तभी निकालेगी जब पानी शरीर में फुल होगा, वरना मूत्र नहीं बना पाएगी तो यूरिया नहीं निकल पाएगा, कई रोगों को जन्म देता है। इसलिए आपको पूरे दिन थोड़े थोड़े टाइम से पानी पीते रहना चाहिए। जितना ज्यादा शरीर से मूत्र उत्सर्जित होता है वो उतना ही क्या रहता है, फायदेमंद रहता है। और वो प्रक्रिया तभी हो सकती है जब आप क्या करोगे, ज्यादा पानी का सेवन करोगे। ठीक है, तो ये हमने चरण देखे जिसके अंदर हमने मूत्र निर्माण के 3 चरण देख लिए, गुच्छ निस्यंदन की प्रक्रिया, पुनरावशोषण की प्रक्रिया और स्राव की प्रक्रिया। और इसके साथ ही हमने नेफ्रॉन के जो भाग है उनके कार्यों को भी पढ़ लिया, बोमेन संपुट के कार्यों को पढ़ लिया। ये क्या करता है, छानने का काम करता है, एक छलनी की तरह संरचना बनाता है जिसमें 3 परतें होती है, बोमेन संपुट की ऊपरी उपकला यानी पोडोसाइट, और रक्तवाहिनी की आंतरिक उपकला और इनके बीच का आधारीय तत्व है। फिर समीपस्थ नलिका का हमने काम देख लिया, बोमेन संपुट के पास स्थित रहती है। 70% जल का पुनरावशोषण होता है, बाइकार्बोनेट्स का पुनरावशोषण होता है, और स्राव किसका होता है, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम का। हेनले लूप यू आकार की संरचना है, अगर लंबे हैं तो मेड्यूला में उपस्थित रहेंगे, छोटे हैं तो कोर्टेक्स यानी वल्कुट में उपस्थित रहेंगे। ये मूत्र को सांद्र करते हैं और ज्यादा, यानी जैसे जैसे मूत्र की जो निस्यंदन है वो नीचे जाता है ये सांद्र होता जाता है, और वापस ऊपर आएगा तो थोड़ा सा ही वापस तन्नु कर देंगे। इसकी ये जो भुजा है नीचे की ओर जा रही है इसको बोलेंगे अवरोही भुजा, और ये जो भुजा वापस ऊपर जा रही है इसको बोलेंगे आरोही भुजा। हेनले लूप का काम है वो निस्यंदन को सांद्र करेगा, मतलब अवरोही भुजा है वो क्या करेगी, यहां से पानी को खींच लेगी। यानी अवरोही भुजा है वो जल के लिए पारगम्य होती है। मूत्र सांद्र कब होगा, जब आप उसमें से पानी को वापस खींच लोगे। तो अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है, तो ये नीचे जाते हुए मूत्र को क्या करेगी, सांद्र करेगी। और आरोही भुजा वापस मूत्र को ऊपर जाते हुए क्या करेगी, तनु करेगी। तो ये कुछ आयनों को इसमें डाल देगी और जल को यहां से निकलने नहीं देगी। यानी ये जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है, जल के लिए अपारगम्य। तो आपको ध्यान रखना है हेनले लूप की 2 भुजा होती है, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। हेनले लूप नीचे की तरफ निस्यंदन को लाएगा तो सांद्र करेगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा तो तनु करेगा। अब आपको सांद्र करना है तो उसमें या तो आयन डाल दो या पानी निकाल दो। तो ये भुजा जल के लिए पारगम्य होती है तो ये पानी निकाल लेती है, तो यहाँ पर विलयन है वो सांद्र हो जाता है। ऊपर की ओर जाते हुए आपको तनु करना है, या तो इसमें पानी डालो या आयन डालो। तो ये क्या करती है, तनु करनी है तो या तो पानी डालो या आयन को निकाल लो। तो पानी तो डाल नहीं सकती क्योंकि ये जल के लिए अपारगम्य होती है, तो ये क्या करती है, आयनों को निकाल लेती है। तो ध्यान रखना हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है, वो निस्यंदन में से जल को निकाल लेती है। और आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, वो निस्यंदन में से आयनों को निकालती है। तो आरोही भुजा निस्यंदन को क्या करती है, तनु करती है, और अवरोही भुजा सांद्र करती है। दूरस्थ नलिका के हमने काम देखे, ये चयनात्मक पुनरावशोषण का काम करती है। अगर चेक करती है शरीर में पानी की कमी है, मूत्र ज्यादा जा रहा है तो ये पानी को वापस खींच लेगी, और शरीर में पानी फुल है और मूत्र में कम है तो ये मूत्र में पानी को डाल देगी। यानी चयनात्मक काम करती है ये। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने सब भागों के कार्यों को भी देख लिया। एक हम देखते हैं कि किडनी के अंदर पत्थरी बन जाती है, क्यों बन जाती है,
हमारे रक्त के अंदर कुछ घटक होते हैं, कुछ लवण होते हैं, जिनको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब ये लवण क्या है, रक्त के अंदर घुले हुए हैं, तो ये धीरे धीरे छनकर यहाँ पर एकत्रित होते जाते हैं। ये छनकर यहाँ पर एकत्रित होंगे और छोटे छोटे कण है जो मिलकर एक पत्थर के जैसी संरचना बना लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पथरी। तो आपको ध्यान रखना, वृक्क में पथरी किसके कारण बनती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। रीनल कैल्कुलाई बोला जाता है इसे। और जो मूत्र का रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला होता है। ये किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमने वृक्क के बारे में संपूर्ण संरचना की स्टडी कर ली और उसके कार्यों के बारे में, और कुछ आपके जो टॉपिक बचता है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।